देखिए यहाँ तक हो गया था कि अणु के बारे में हमको बताना था, ठीक है। परमाणु का जो मामला था वो लगभग खत्म हो गया था, ठीक है। अब बाद में आएगा परमाणु की संरचना, तो वो बाद में पढ़ाएंगे, आगे का चैप्टर है। अब देखिए इसमें है कि अणु क्या होता है। अणु के बारे में देखिए सिंपल जानिए कि अणु एक ऐसा तो अणु होता है जो क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। आई बात समझ में? अणु कहलाता है। एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कि जैसे हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सब क्या होते हैं? अणु कहलाते हैं। आई बात समझ में? ये क्या कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा ही नहीं बताया नहीं। अब देखिए अणु के जो प्रकार है वो ध्यान से समझिए। अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समपरमाणविक अणु और दूसरा होता है विषम परमाणविक अणु। समपरमाणविक का मतलब इसी में छिपा हुआ है। सम का मतलब जिसके अणु बराबर हो वो समपरमाणविक, और जो जिसके अलग अलग हो वो विषम परमाणविक। जैसे कि हम कल समझाए थे कि ऐसा तत्व या ऐसा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है, एक परमाणविक अणु कहलाता है या समपरमाणविक। आई बात समझ में? जैसे में एग्जांपल हम क्या दिए थे? हीलियम, नियान, आर्गन। इसके साथ देखिए और कोनो अवयव का नाम जोड़ा है। जैसे में HCl होता है तो HCl इसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है, लेकिन ये क्या है? अकेले है। हीलियम तो हीलियम। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा? एक परमाणु अणु। अगर इसमें देखिए इस यहाँ कुछ नहीं होता तो एक छिपा होता है, एक परमाणु। अगर वही बात करें N2O2 और क्या है H2 जो भी है, तो इसमें ये 2 क्या दर्शा रहा है? इसकी संख्या, किसकी संख्या? अणु की संख्या। इसमें कितने अणु है? तो इसमें दो, तो ये द्विपरमाणु अणु कहलाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद 3 परमाणु O3 ऐसे करके। बात समझ में आ रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है? परमाणुओं की संख्या। अगर हम पूछते हैं H2O में हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, बताओ। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1 है, और दोनों मिलता है तो क्या बनता है? पानी बनता है, ठीक है। हाँ वाटर भी होता है। छोटा सा ध्यान से देखो, इधर देखो उधर खैचड़े होता है सजी। देखिए इसकी बात करते हैं विषम परमाणविक अणु। इसमें क्या होते हैं? जो भी तत्व होते हैं वो अपने साथ एक मिलावटी पदार्थ जरूर लिया जाए। विषम का मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग चीज रहेगा। आई बात समझ में? जैसे अब ये एग्जांपल समझाते हैं HCl, इसके साथ एक है, इसका परमाणु एक है, इसका भी एक परमाणु है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है? पदार्थ दोनों अलग अलग, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा? NH3 ससुरा देखिए, ठीक है। क्या बदल जाता है? नाइट्रोजन का कितना है? एक परमाणु, एक हाइड्रोजन का 3 है। और ये सूत्र किसका है? कोई बताएगा हमको? ये किसका सूत्र है? NH3 हैं? तो हम लोग गए वो उठा कर डंडा का पता नहीं कहाँ है हमारा कांस्टेबल वाला डंडा, नहीं तो उसी से उनसे ना 1.5 फुटिया डंडे का से समझ में। NH3 बता नहीं थे, छोटा सा है, अमोनिया है। थोड़ा दिमाग पर जोर डाला करो, ठीक है। तो ये विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद हम लिखवाए थे एटॉमिक मास यूनिट, था ना, AMU। ये क्या होता है कि कार्बन के परमाणु में जितने अणु उपस्थित होते हैं उन्हीं की संख्या को दर्शाता है। क्लियर? चलिए अब उसके बाद होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। यही लिखवाते हैं। चलिए परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? इसको इंग्लिश में एटॉमिक एटीएम लिख दे रहे हैं। एटीएम था ना। देखिए एटॉमिक मास यूनिट, समझे? तो देखिए ये क्या होता है? परमाणु को क्या हम बताते बहुत समय पहले की बात है कि परमाणु को नापा तो नहीं जा सकता है, देखा ही नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये बताओ जब देखा नहीं जा सकता है तो जोखा कैसे जाएगा? ये भी तो दिक्कत है ना। तो परमाणु को जोखने के लिए, नापने के लिए इसका प्रयोग किया गया।
आई बात समझ में। और इसे ही क्या कहते हैं, इस यूनिट का प्रयोग किया गया, किस यूनिट का, परमाणु द्रव्यमान यूनिट का, ठीक है। किस क्या करने के लिए, नापने के लिए। क्या नापने के लिए, परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए, किसी भी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए, ठीक ना। इसे हम लोग AMU से प्रदर्शित करते हैं। जब भी कोई चीज देखते होंगे, कभी कभी देता है इतना, कोई भी पदार्थ अगर दे दे, मान लो हाइड्रोजन दे दे, तो उसको AMU में नापा जाएगा, चाहे जो भी पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना। औसत परमाणु भार समझाते हैं। अब इसके बाद है औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार क्या होगा, अगर दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, ठीक है, अरे दो तत्व हैं, ठीक है, मान लीजिए एक क्लोरीन है और क्लोरीन के अलग अलग समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब याद रख लो, ठीक है, वो भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। समस्थानिक और समभारिक दो चीजें होती है। समस्थानिक का मतलब जिनका स्थान, स्थान का मतलब समझ लीजिए भगवान का स्थान नीचे है, ठीक है, मतलब धरती पे है, तो वही समझिए। क्लोरीन का अगर स्थान है, ठीक है, ये सेम है, अभी दिखाया क्लोरीन 35 और क्लोरीन 17 यहाँ पे अभी बता रहे हैं। इसका तत्व अलग अलग है, तत्व अलग अलग है, बात समझ में। तत्व का परमाणु भार अलग अलग है, ठीक है, तत्व अलग अलग, ठीक है। रुक जाओ, Cl है ना, तो देखो समस्थानिक समझते हैं। ऐसा तत्व जिनका क्या परमाणु क्रमांक सेम हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। चलो इधर देखो, तुम लोग कांड करते रहते हो, इधर देखो समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सेम हो और परमाणु भार अलग अलग, तो क्या कहलाता है, समस्थानिक। क्लियर। समभारिक किसका उल्टा होगा, ऐसा संख्या, अरे ऐसा संख्या कह रहे हैं, ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, यानी नीचवा वाला अलग अलग हो, ऊपर वाला सेम टू सेम हो, तो क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। समझे। और हाँ, तो यहाँ पे हम औसत परमाणु भार लिखवाए है ना, अरे औसत नहीं, परमाणु भार का सूत्र लिखवाए हैं। देखिए द्रव्यमान बराबर बाबू इसमें सवाल जो बोले हैं उसको पहले दो, तो जो सवाल दिखाओ। तो लिखे दो तत्व के दो समस्थानिक, ऐसा ही लिखे भाई। तो देखिए क्लोरीन के दो तत्वों के समस्थानिक ये दिया हुआ है, और इनका प्रकृति में उपस्थिति, ये प्रकृति में कितने कितने % पाए जाते हैं, 75 और 25, तभी तो 100 होगा ना। यस सर। चलिए 100%। अब देखिए इनका अनुपात दिया गया है, तो इनका परमाणु भार पूछ रहा है, तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक ही होता है। इसी फार्मूले पे रख दीजिए। अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है काम, यहाँ पे यम बोले हैं ना, यम बोले हैं ना, अरे यम लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो अनुपात था वो mn रहेगा, ठीक है। अभी हम समझा देंगे। देखिए पहले सबसे पहले ध्यान से देखिए, m क्या है, अनुपात है ना, जो अनुपात जिस अनुपात में दिया रहेगा, और ये क्या है, a और b क्या है, दो अलग अलग तत्व हैं, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 35 गुणे m का मान क्या हो जाएगा, 37। आई वाला तत्व है तो सेम इससे कोई मतलब है नहीं, 17 गुणे 75 प्लस 37 बटा में। अब इसको हल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हल करिए आप लोग, हल करके आंसर बताइए। चलिए ठीक, तो भी ठीक नहीं, यहाँ पे देखिए हल में इनका जब गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो इतना, और उसके बाद 100 कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 3550 होगा, उसमें 0 से 0 कट जाएगा, और 10 ऐसे करीब बगलिया में लगेगा, एक स्थान पे लगेगा, तो यहाँ 35.5 हो जाएगा टोटल आंसर। हमारा 1321 है। हाँ, 1321 है ना, तो तू जापान से आया होगा, ठीक है। हल कर, चल सही से हल कर कैलकुलेशन, ठीक है।